देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ किस सब्जेक्ट का है, किस लेवल का ये आपका जो टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस किया है। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ सी एस प्रीति मलिक सिंह। बाय क्वालिफिकेशन आई एम एम.कॉम CS and LLB. Last 10 years I am indulging in the teaching profession. I am taking classes at 3 level: CS Professional, CS Executive and CS Executive Entrance Test, जो कि CS फाउंडेशन की जगह CS Executive Entrance Test हो गया है। बेसिकली मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो सिर्फ लॉ पेपर्स में ही है और मैं सभी लॉ पेपर्स को डील करती हूँ। आज जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया है लीगल एप्टीट्यूड में, जिसके अंदर बहुत सारे लॉज हैं। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी है, मींस सेकेंड स्टेज पर भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रुप 1 JIGL में है, लेकिन आज जो मैं फोकस करूंगी वो सिर्फ CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रही हूं। तो बेसिकली अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, देयर आर टू वर्ड्स, वन इज अ इंडियन एंड सेकेंड वन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक चीजें समझते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। इंडियन मतलब भारतीय, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। अगर संविधान की बात करें तो ये वर्ड जो है वो विधि से आया है। विधि, विधान। विधि मीन्स होता है नियम, विधि मीन्स होता है रूल्स। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या होता है, तो देखिए देश को किस दिशा में लेके जाना है वो तय करता है उस देश का संविधान, कि उसमें क्या विधि है। जो संविधान चाहेगा देश उसी ओर जाएगा। इट मीन्स अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की, तो इंडिया किस दिशा में जाएगा ये तय करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें कि बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम सिंपल भाषा में बता दो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे बोल रहे हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स। क्या मैम? इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स। व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल हियर? ये कलेक्शन है सिद्धांतों का, सिद्धांतों का कलेक्शन है और इसके अंदर आउटलाइन प्रोसीजर्स दे रखे हैं, फ्रेमवर्क दे रखा है कि किस दिशा में हम काम कर सकते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उसकी क्या मर्यादा है, उसकी क्या लिमिट है, उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, वो कैसे काम कर सकती है, वो किस दिशा में काम कर सकती है। ये सारी बातें किसके अंदर लिखी हुई हैं? संविधान के। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ भी बोला जाता है। मैम व्हाट डू मीन बाय सुप्रीम लॉ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मदर ऑफ ऑल लॉज भी बोला जाता है। मतलब मैम समझ नहीं आया? देश के अंदर संविधान अपने आप में सबसे बड़ा कानून है। कोई भी कानून देश के अंदर अगर बनेगा और वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब मतभेद अगर भारतीय संविधान के साथ होता है, तो दैट इज नल एंड वॉइड। जितने भी कानून होंगे देश के अंदर, उन सब कानून की जो जननी है, माता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है उसको ही अचीव करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज की जरूरत पड़ती है। मैम एक बार फिर से दोबारा बताइए। जैसे कि मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूं। छोटे लेवल के बच्चे हैं, पहली बार कानून पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ रहे हैं, उसमें भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन महासागर है, बहुत डिटेल में है। लेकिन मैं आपको उसी लेवल से धीरे धीरे आपको आगे ऊपर लेके जाना चाहती हूं। जैसे कि हमने वर्ड यूज किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन मतलब भारतीय, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। विधि है इसके अंदर, प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर, नियम है इसके अंदर। किस चीज को? कि हमारी कंट्री किस दिशा में जाएगी, कहां जा सकती है, किस दिशा में हमें लेके जाना है। जैसे मैं अपने देश की बात करूं, हमारा देश किस दिशा में जाता है। हमारा देश एक ऐसा देश है
जो कि सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। मतलब हमारे देश के अंदर हर एक कास्ट के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी अपने अपने त्योहार मनाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? भारतीय संविधान से। हमारा भारतीय संविधान इस चीज की अनुमति देता है, इसको प्रमोट करता है, भाईचारे को प्रमोट करता है। जैसे कि आप जानते हो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी, उनकी यही इच्छा थी कि हम सबको साथ लेके चले, और आज भी यही इच्छा है। अगर आज के लीडर की हम बात करें तो वो भी यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सबका साथ सबका विकास, सभी को साथ लेके चलना है। यहां पे जात पात नहीं है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का। यहां पे जनता को ही किंग बोला गया है। जनता चाहे तो किसी को भी देश का प्रधानमंत्री चुन सकती है, जनता चाहे तो किसी भी पुराने टाइम के जो अपने आप को ये समझते हैं हम बहुत बड़े राजघराना के लोग हैं, उनको नीचे उतार सकती है। ये ताकत है हमारे देश की जनता के पास। और ये कैसे मुमकिन हुई? ड्यू टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के डेट में आप देख रहे हो हमारे देश के प्रधानमंत्री रेस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी हैं। वो कैसे मुमकिन हो पाया कि एक आम घराने के व्यक्ति आज हमारे देश को लीड कर रहे हैं, 125 करोड़ लोगों को लीड कर रहे हैं, और हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे देश की जनता के पास ये पावर है। मैम ये पावर कहां से आई? ये पावर आई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। मैम हमारे देश के अंदर दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी सभी कुछ मनाया जाता है। ये कैसे अलाउड है मैम? ड्यू टू अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा देश सभी लोगों के धर्म को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए परमिशन देता है, अलाउड करता है। यह भी लिखा हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसी के साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट की जो पावर्स होंगी, ऑल पावर्स, ऑल स्ट्रक्चर इज टू बी मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो सरकार है उसके पास क्या क्या पावर्स हैं और उसको पावर कहां से दी जाती हैं और उसकी क्या फ्रेमवर्क है, क्या स्ट्रक्चर है, यह भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। मैम सिंप्लीफाई भाषा में आप बता सकते हो? बिल्कुल मैं बता सकती हूँ। जैसे कि हमारा देश किस तरीके से चलता है, एक हमारी होती है केंद्र सरकार, एक होती है हमारी राज्य सरकार। केंद्र सरकार के पास पावर अलग होती है, राज्य सरकार के पास पावर अलग होती है। मैम आज तक केंद्र का मीनिंग नहीं समझा। इट मीन्स हमारे यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, वन इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर वन इज अ स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स अलग है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स अलग है। वो पावर कहां से उनके पास आती है? वो आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, अगर कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है देश को चलाने के लिए, तो फिर तो कोई कुछ भी करेगा, कैसे भी करेगा। तो उनकी जो पावर है, उनकी जो नियम है, उनकी जो विधि है, वो दे रखी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके 3 पार्ट्स हैं। वन इज अ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। 3 पिलर पे ये हमारा देश टिका होता है। 3 में से अगर कोई भी पिलर कमजोर होगा, हमारा देश कमजोर हो जाएगा। तीनों ही पिलर के अपने अलग अलग काम हैं। लेजिस्लेटिव का लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का एग्जीक्यूट कराना और जुडिशरी का न्याय करना। अगर कोई लॉ के तहत कार्य नहीं करता तो उसको सजा दी जाती है या उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। ये काम हमारा जुडिशरी का है। इट मीन्स देयर आर 3 पिलर्स, वन इज अ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब मुद्दा उठता है इनके पास पावर कहां से आई? अगेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आई? अगेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आई? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आप इस देश के नागरिक हो, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, आपके पास पावर कहां से आई? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जितनी भी हमारे देश के अंदर सिटीजन्स को भी पावर दी गई है, हमारे देश के अंदर पीपल को भी पावर दी गई है। मैम आपने यहां पे 2 शब्द बोल दिए, एक सिटीजन और एक पीपल। सिटीजन मीन्स एज पर सिटीजन एक्ट एंड पीपल इट इंक्लूड्स आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल एज नेचुरल पर्सन। मैम समझ नहीं आया, समझो भी मत, आगे चल के मैं बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए क्लियर कर देती हूं कि सिटीजन की अगर हम बात करें तो सिटीजन जो है वो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर मेंशन है और एक इंडिविजुअल ही सिटीजन हो सकता है।
और उसकी बहुत सारी कंडीशंस है। क्योंकि मैं सिटीजनशिप एक्ट आपको नहीं पढ़ा रही, अभी तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा रूबरू कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स बता रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि मैं भी जानती हूँ आप क्लास 12 के बाद, आप ग्रेजुएशन के बाद इसे पढ़ रहे हो, और ये इतना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका बेसिक्स स्ट्रांग हो। फिर दोबारा से हम अपनी बात पे वापस आ जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बात करी। मैम एक बात और बताइए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब से शुरू हुआ, इफेक्टिव डेट क्या है? इसको आज लगभग 70 साल हो चुके हैं, 70 ईयर्स। इसकी इफेक्टिव डेट है 26 ऑफ जनवरी एंड द ईयर इज 1950, 1950। आप जो तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम का नाम है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। उसके अंदर एक एक नंबर के जो पॉइंट्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी इफेक्टिव डेट है 26 जनवरी 1950। मैम आपने तो कहीं लिखा है नहीं, अरे मैंने अभी पढ़ाया क्या है, मैं तो अभी बेसिक बता रही हूँ, आगे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो अगर हम देखें कि हम ये हमारे देश के अंदर कब से लागू हुआ है और कब से हम चल रहा है, तो दैट इज 26 जनवरी एंड द ईयर इज 1950। इतनी बात समझ में आई? जितने भी कानून होंगे उनके अंदर प्रिएम्बल होता है। प्रिएम्बल वो कानून क्यों बनाया गया? देखिए, कोई भी कानून अगर बनाया जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है कि कानून क्यों बनाया जा रहा है। उस उद्देश्य को अचीव करने के लिए कि क्या उद्देश्य है आपका, वो मेंशन होता है प्रिएम्बल में। उसकी आत्मा क्या चाहती है, उस कानून की आत्मा क्या चाहती है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, दैट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, उसकी आत्मा क्या चाहती है, उसकी सोल क्या चाहती है, ये लिखा है हमारे प्रिएम्बल में। क्या अचीवमेंट क्या चाहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन से, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे, और क्यों इसे सुप्रीम लॉ बोला गया? क्योंकि जितने भी कानून देश के अंदर बनेंगे, वो उनकी जो मदर होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल है, वही प्रिएम्बल अगर अदर लॉस का नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वो कानून बन ही नहीं सकता, नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसीलिए इसको सुप्रीम लॉ बोला जाता है। आपने देखा ना, सुप्रीम कोर्ट, जितनी भी कोर्ट्स है सबके ऊपर जो सब मेन हमारी एपिक्स कोर्ट बोला जाता है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, उनके आदेश को कोई टाल नहीं सकता। इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये सुप्रीम है, उसके नीचे अदर लॉज आते हैं। ठीक है ना? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कुछ कुछ बातें समझ में आई होंगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक आम घराने से वास्ता रखते हैं, फिर भी आज हम इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी कंट्री के प्रधानमंत्री उनको लीड करें। हाउ इट्स कम पॉसिबल? ड्यू टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप अपनी बात कुछ भी कह सकते हो, आप अपने एक्सप्रेशंस जता सकते हो, आप देश के किसी भी कोने में रिसाइड कर सकते हो, रह सकते हो, आप कोई भी प्रोफेशन कैरी ऑन कर सकते हो। हाउ इट्स कम पॉसिबल? ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चर्चा हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। आगे देखिए, जैसे कि इसके प्रिएम्बल को हम देखते हैं, इस पे फोकस करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम देश के नागरिक, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, क्या रिजॉल्व करते हैं? इनटू सॉवरेन। ये सबसे पहली लाइन लिखी है भारतीय संविधान के अंदर, फर्स्ट लाइन यहीं से शुरुआत हुई है। सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, देश को इनटू सॉवरेन, आजाद, सोशलिस्ट, समाजवादी। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, आपने शब्द बहुत सुना होगा सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। किसी भी धर्म के साथ कुछ गलत नहीं होगा, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातंत्रवादी। ड्यू टू दिस पॉइंट, डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया को बोला जाता है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र है। प्रजा जो चाहेगी वो होगा, प्रजा जिसे अपॉइंट करेगी, उसे जिसे वोट डाल के चुनेगी, वही राजा होगा, वही लीड करेगा। तो क्या है ये? प्रजातंत्रवादी। आगे रिपब्लिक, गणतंत्र, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। आप कभी ध्यान देना, आप कभी कभी अगर टीवी देख लेते हो बाय चांस, तो उसमें कभी अगर शपथ समारोह आपने देखा हो, और उसमें आपने कभी किसी को किसी मंत्री पद की शपथ लेते हुए या कोई भी पोजीशन की शपथ लेते हुए आपने अगर कभी देखा है, तो आप नोटिस करना किस तरीके से शुरुआत करते हैं। उसमें पहले अपना नाम बोला जाता है, जैसे मैं बोल सकती हूँ मैं सेल्फ CS, मतलब मैं CS प्रीति या प्रीति मलिक सिंह, जो भी आपका नाम होगा,
ईश्वर की शपथ लेती हूं, विधि के द्वारा स्थापित मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता, अब मेरे शब्दों पे ध्यान देना जो मैं वर्ड बोल रही हूं, मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता के प्रति निष्ठा रखेंगे। ये जो वर्ड यूज किए जाते हैं, प्रभुता, मैं भारत के संविधान के प्रति, देखा ना आपने क्या वर्ड यूज किया, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। आप कभी भी देखना स्टार्टिंग इसी से होती है। इट मीन्स जो भी पर्टिकुलर पर्सन अपॉइंट हो रहा है उसको यही शपथ दिलाई जा रही है कि आपको सबको साथ लेके चलना है। आपको जो भारतीय संविधान की जो आत्मा चाहती है, जिस वजह से संविधान बना, उसी के तहत अपने कार्य को आगे बढ़ाना है, निर्वाह करना है। आप उसी डायरेक्शन में काम करोगे। आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते कि आप हिंदू हो तो बस आप हिंदुइज्म प्रमोट करोगे, या आप मुस्लिम है तो सिर्फ मुस्लिम प्रमोट करोगे। नो, नेवर। आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। और इस चीज को फर्स्ट डे ही जब वो अपनी पोजीशन के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, बैठने से पहले उस कुर्सी पे उनको शपथ दिलाई जाती है कि आप भारतीय संविधान में जो लिखा हुआ है उसके प्रति सच्ची श्रद्धा से अपने कार्य को करोगे, उसको निर्वाह करोगे, आप उसके अगेंस्ट जाके काम नहीं करोगे। तो इट मीन्स हमारे देश के अंदर जो भी काम किए जाते हैं, जो भी लॉज बनते हैं, सरकार को जो पावर मिलती है वो कहां से मिलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो डेमोक्रेटिक, आगे इसने वर्ड यूज किया रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। देखो बेटा, एक एक शब्द का मीनिंग मैं क्लियर कर रही हूं। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ सिटीजन। अगर सिटीजन शब्द की हम बात करें, सिटीजन से क्या बोलते हैं? आई एम इंडियन सिटीजन, आई एम इंडियन सिटीजन। और आप तो जानते ही हो कि कितना ज्यादा हल्ला गुल्ला इस सब पे हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वो मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं, जो वर्ड सिटीजन इज डिफाइंड इन इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगी तो दो वर्ड्स यहां पे आएंगे। क्या क्या? एक आएगा सिटीजन और एक आएगा पर्सन। दोबारा फिर सुनो, एक आएगा सिटीजन और दूसरा आएगा पर्सन। मैम समझ नहीं आया। जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ाऊंगी तो एक वर्ड यूज होगा सिटीजन, एक वर्ड यूज होगा पर्सन। मैम क्यों वर्ड यूज होगा? क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 मुद्दों पे विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगी। आई एम फोकस्ड ऑन 3 पॉइंट्स। वन इज अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये 3 पॉइंट्स जो है इन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। सॉरी, इन 3 पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस किया गया है। फंडामेंटल राइट्स, जब फंडामेंटल राइट की बात हो, मैम आज हम पहली बार फंडामेंटल राइट सच में सुन रहे हैं। चुप रहिए। फंडामेंटल राइट्स आप बचपन से आपकी बुक में दिए हुए हैं। आपकी बुक सिविक्स की अगर बुक आपने पढ़ी हो, उसके फर्स्ट पेज पे ही होता ना, वो बात अलग है, आपने फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज पे कभी पढ़ा नहीं है, बट मैं बता देती हूँ। फंडामेंटल राइट्स जो है वो पर्सन के लिए भी हैं और सिटीजन के लिए भी हैं। मैम आपने जब ये पॉइंट उठा ही लिया तो इसको क्लियर कर दो। मैं क्या बोल रही हूँ, 3 चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या क्या? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, और तीसरा क्या होगा? थर्ड पॉइंट क्या बताया मैंने? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, अगर राइट्स की हम बात करें, अधिकार की हम बात करें, तो वो अधिकार सिटीजन के भी होंगे और पर्सन के भी होंगे। मैम सिटीजन और पर्सन में अंतर क्या होता है? अगर सिटीजन की हम बात करें, सिटीजन का मतलब है ओनली इंडिविजुअल टू बी ए सिटीजन एज पर सिटीजनशिप एक्ट। लेकिन एक कंपनी की अगर हम बात करें तो वो कंपनी पर्सन में आ जाता है। तो जो अधिकार पर्सन को है वो कंपनी को भी मिल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। खैर, दोबारा से हम वापस आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। आगे देखिए, जस्टिस, न्याय, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट। देखिए इस पे अगर ध्यान दो आप, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। अब बताइए, आप अपने एक्सप्रेशंस फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो उसकी वर्शिप कर सकते हो। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, आपको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। एंड अपॉर्चुनिटी,
इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, किसी व्यक्ति विशेष को अलग तरीके से किसी तरीके की कोई पार्शलिटी नहीं होगी। मैम ये बात तो आप बिल्कुल मत बोलना कि पार्शलिटी नहीं होगी, बहुत सारी चीज जगह रिजर्वेशन होते हैं, वो एक्सेप्शन है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। यहां पे इन्होंने बोला इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रमोट अमंग देम ऑल, द वर्ड इज यूज फ्रेटर्निटी, भाईचाराशिप, assuring dignity of individual and unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day, November 1949, hereby adopt inactive ourselves the Constitution. अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अब आपको लिखवाऊं, जैसे कि मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई, अब मैं कुछ पॉइंट्स अगर इसमें बताऊं तो मैं कुछ पॉइंट कीवर्ड्स लिखवाना चाहती हूं, तो आप मेरे साथ थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिखो, पॉइंट टू बी नोटेड। पहली बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको लिखवाना चाहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, COI शॉर्टकट लिख रही हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है। सुप्रीम लॉ मीन्स सुप्रीम कोर्ट मैम? अरे नहीं बाबा, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम लॉ। इट मीन्स इससे ऊपर कोई कानून नहीं है, जितने भी कानून देश के अंदर है वो सब इसी के तहत चलते हैं, इनको कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, और अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो दैट इज नल एंड वॉइड। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट मैं आपको लिखवाना चाहूंगी, इसकी जो इफेक्टिव डेट है, इफेक्टिव डेट है, इफेक्टिव डेट किस दिन से लागू हुआ? दैट इज 26th of January एंड द ईयर इज 1950। लगभग 70 साल हो चुके हैं। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपने एक वर्ड पता नहीं आज तक सुना है नहीं सुना है, लेकिन मैं बता देती हूं। एक वर्ड होता है अमेंडमेंट, जिसको हिंदी में संशोधन भी बोलते हैं। अमेंडमेंट और संशोधन। मुद्दा उठता है, क्या हमारा देश का संविधान में चेंजेस हो सकते हैं? संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है। क्या पॉइंट उठाया मैंने? मैम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, 26 जनवरी 1950 से इफेक्टिव हो गया, लागू हो गया, तो क्या हमारे संविधान के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, जिसको लॉ की लैंग्वेज में अमेंडमेंट्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? संशोधन बोलते हैं, है ना। अगर आप संशोधन से समझ पा रहे हो तो उससे समझिए, अमेंडमेंट से समझ पा रहे हो तो अमेंडमेंट से समझिए। क्या हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट्स हो सकते हैं? आंसर इज यस, हो सकते हैं। और 25 जनवरी 2020 लास्ट अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ है। 25 ऑफ जनवरी एंड द ईयर इज 2020 को हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लास्ट अमेंडमेंट हुआ है। तो अगर अमेंडमेंट की बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या हो सकता है? अमेंडमेंट पॉसिबल है। और लास्ट अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मैम अमेंडमेंट मतलब क्या, एक बार और बता दीजिए प्लीज। मैं बता देती हूं। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस करना, जो पहले से लिखा हुआ है। क्या उसमें बदलाव आ सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल आ सकता है। और लास्ट बदलाव, लास्ट अमेंडमेंट, अगर आप इस चैप्टर के लास्ट में देखोगे ना तो आप बहुत सारे अमेंडमेंट्स दे रखे हैं। अगर आप इस चैप्टर के लास्ट में देखोगे तो बहुत सारे क्या दे रखे हैं? अमेंडमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, बट वो मैं लास्ट में बताऊंगी। बट मुझे आपका बेसिक तो तैयार करना है ना। अब मैं जैसे पढ़ाऊंगी कि चलिए अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं, आप बोलोगे मैम अमेंडमेंट मतलब हमने तो कभी सुना ही नहीं। इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहती हूं कि अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। तो लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ बेटा? इसमें मैंने आपको जैसे कि बताया 25 जनवरी को किया है, 25 जनवरी 2020। और पता है कितनी बार हमारे देश के संविधान के अंदर चेंजेस हो चुके हैं? 104 टाइम्स, 104 बार। ये जो अभी लास्ट अमेंडमेंट हुआ है इसको मिला के 104 बार अमेंडमेंट हो चुका है हमारे भारतीय संविधान के अंदर। और आगे चल के जब मैं आपको कुछ आपके राइट्स पढ़ाऊंगी तो कुछ राइट्स डिलीट किए गए हैं, वो भी ड्यू टू द अमेंडमेंट। ठीक है,
अच्छा, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन हो सकता है, हालांकि टॉपिक से कनेक्टेड नहीं, मतलब आपकी बुक में नहीं दे रखा, बट माइंड में क्वेश्चन चल सकता है। मैम ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा किसने? इतना इंटेलिजेंट पर्सन कौन था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा? दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने सुना ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो कमेटी थी, उनके द्वारा ही ये लिखा गया था। और बहुत लेंदी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। ये नहीं है कि 2-3 पेज या 4 पेज का ही है, बहुत लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। जो मेन फोकस किया गया है, मेन फोकस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो मैं आपको पूरे चैप्टर में जब पढ़ाऊंगी तो आप फोकस जो है भारतीय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो 3 बातों पे विशेष रूप से आप देख लेना, आगे पढ़ लेना। चाहे क्या क्या बताओ, कोई बच्चा बता सकता है क्या क्या हो सकता है? बताइए किस किस चीज पे फोकस हो सकता है? फोकस है यहां पे, सबसे ज्यादा फोकस है फंडामेंटल राइट्स पे, फंडामेंटल राइट्स पे। नंबर 2, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या बोला मैंने? फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स हैं तो साथ में ड्यूटीज भी होंगी। और तीसरा पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैम इसको शॉर्टकट लिखवाया, अभी ऐसे ही लिख लो, कोई बात नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा मैम एक चीज और बताइए, आप अगर एक लाइन में कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ऐसा बता सकते हो क्रक्स में, जो हमें क्रक्स में समझ में आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कुछ भी, बिल्कुल। कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स, कलेक्शन ऑफ सिद्धांत, जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार काम करती है। सरकार भी ये नहीं है कुछ भी कर लेगी, उनकी भी एक लिमिट है, उनकी भी एक सीमा है, और वो सीमा तय करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट मींस अगर मैं एक लाइन में आपको बोलना चाहूं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा? कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स, कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स। मतलब प्रिंसिपल्स मींस व्हाट? सिद्धांत। वो सिद्धांत कहां पे दिए गए हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। मतलब किस डायरेक्शन में आप अपने देश को ले जाना चाहते हो, वो सिद्धांत कहां पे मेंशन होंगे कि हमें देश किस दिशा में ले जाना है। दैट इज टू बी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसी के साथ साथ एक और वर्ड में यहां पे मैंने सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया आपको जैसे कि बताई दिया, होल सिस्टम इज कोडिफाइड। होल सिस्टम इज कोडिफाइड, कोडिफिकेशन है। ये नहीं कि कोई कुछ भी करे जा रहा है, कैसे भी किया जा रहा है। आपको मैं एक और चीज बताती हूं, हमारा देश जो चलता है उसके 3 पिलर हैं। क्या क्या पिलर है? देखिए आज से पहले भी आपने सुना होगा, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, और नंबर 3 जुडिशरी। तीनों के अपने अलग अलग काम, अपनी अलग अलग दायरे, अपनी अलग अलग पावर्स हैं। हमारा देश जो चलता है उसके 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। मैम समझाओ प्लीज, क्या है लेजिस्लेटिव? LEGISLATIV। लॉस जो बॉडी बनाती है, ऑथोरिटी बनाती है, दैट इज लेजिस्लेटिव। जो कानून बनाती है लेजिस्लेटिव बॉडी, उनको जो एग्जीक्यूट कराने का काम है दैट इज एग्जीक्यूटिव। एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम है? अगर किसी ने नियम का पालन नहीं किया तो उसे सजा होनी चाहिए, उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये काम किसका है? जुडिशरी का। तीनों के अपने अलग अलग काम, अपने अलग अलग रूल्स, अपनी अलग अलग पावर्स हैं। तीनों में से अगर कोई भी कमजोर हो जाता है अपने पार्ट पे, देश उन्नति नहीं करेगा। जैसे आपके बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका लीवर है, आपका हार्ट है। इसी तरीके से अगर कोई भी पार्ट बीमार होगा, कमजोर होगा, तो आपका शरीर काम नहीं करेगा। इसी तरीके से हमारा देश भी काम नहीं करेगा। अगर कोई भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में से कोई भी कमजोर पड़ता है तो हमारा देश आगे तरक्की नहीं कर सकता,
प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तीनों को स्ट्रांग होना जरूरी है, तीनों को अपना अपना काम मजबूती से करना जरूरी है। उनको भी पावर्स कहां से मिले? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। मुझे लगता है कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी। कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। क्यों मैम? क्योंकि इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ओके बेटा, देखो अब इधर इंट्रोडक्शन। तो मैम अब तक क्या था? अब तक जो आपने पढ़ा है वो क्या था? वो बेसिक था। अब वही चीजें आप आगे देखोगे इसमें। द कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशंस पॉलिटी is built on the foundation of certain fundamental values, vision of our founding father। समझ रहे हो ना आप कहां बता रहे हैं? फाउंडिंग फादर एम एंड ऑब्जेक्टिव विच दे वांटेड टू अचीव थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप अपने थोड़ा सा अगर अपने देश के इतिहास के बारे में जानते हो, जब हमारा देश अलग हुआ था तो हमारे देश के फादर ऑफ नेशन ने बात साफ कर दी थी कि हम दूसरों की तरह नहीं करेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाह रही। बट हमारे देश के जो फादर ऑफ नेशन थे उन्होंने ऐसा बोला था कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। और आज भी हमारा देश उसी नीति पे काम करता है, सबका साथ सबका विकास। तो देखिए, फाउंडिंग फादर द एम एंड ऑब्जेक्टिव विच दे वांटेड टू अचीव, जो उनका उद्देश्य था वो जो अचीव कर सकते थे वो किससे अचीव कर सकते थे? कॉन्स्टिट्यूशन, एंड विच आर मेंशन इन द प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तीन बातें हुई यहां पे, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 3 में बी डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा है संविधान की, एंड टेस्टामेंट ऑफ फाउंडिंग फादर्स सक्सीडिंग जनरेशन टुगेदर विद लेटर पार्ट ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अगर सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बताइए, मैंने यहाँ पे क्रक्स के लिए स्पेस छोड़ रखा है, बहुत सारी बातें इसके बारे में मैंने आपको बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, उसके अंदर पावर्स दे रखी है, सरकार किस दिशा में काम करेगी, उसकी पावर की जो सीमा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। कोई भी सरकार उस सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकती, उनकी अपनी एक लिमिट है, दैट इज टू बी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जरूरी थी, नहीं तो कोई भी सरकार आएगी, कुछ भी करेगी और आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भी किसी ओहदे की शपथ ली जाती है, जब भी किसी पोजीशन की शपथ ली जाती है, उसको पोजीशन को होल्ड करने से पहले, उस पोजीशन, उस कुर्सी पे बैठने से पहले उनको शपथ दिलाई जाती है। और उसमें स्पेसिफिकली बोला जाता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश के संविधान को कि जितना भी प्रियम्बल है उसमें पूरा बोला जाता है। मैं तो शपथ नहीं ले रही ना यहाँ पे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो चीज ध्यान रखी जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या क्या बताइए जल्दी से, 3 पॉइंट्स क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि प्रियम्बल हमने डिस्कस किया, 1 इज द फंडामेंटल राइट्स, क्या शॉर्टकट लिख सकती हूँ क्योंकि पहले लिख के आई हूँ। 1 इज द फंडामेंटल राइट्स, सेकेंड 1 इज अ फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड थर्ड 1 इज अ, बताइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और ये बेटा तीनों पढ़ने हैं आपको। अच्छा मैम एक चीज और बताइए, जैसे आप चैप्टर अभी पढ़ा रही हो तो हमें पहले से पहले ही बता दो हमें आगे आगे क्या क्या पढ़ना है और कितना बड़ा ये चैप्टर है। बिल्कुल नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा टॉपिक बता देती हूँ कि क्या क्या पढ़ना है आपको। फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़नी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट, इन सब के बारे में पढ़ना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा, लोकसभा क्या होती हैं। देखिए आप बड़े हो गए हो, अब थोड़ी फीलिंग आनी चाहिए ना बड़े होने वाली। अभी तक तो आप बिजनेस स्टडीज पढ़ते थे, मैनेजमेंट इज एन आर्ट और अ साइंस। अब उससे ऊपर उभरो, थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, अपना बेस अच्छा करो, है ना। थोड़ा सा टाइम अगर मिल जाता है व्हाट्सएप चलाने से तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज डेवलप करो। चलिए, तो हम किस पे क्या बताया मैंने, देखो मैंने बता दिया ना चैप्टर में क्या पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैम अभी बता दो फंडामेंटल राइट्स में क्या है, नहीं बता सकती, धीरे धीरे पढ़ाऊंगी ना स्टेप बाय स्टेप। फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और गवर्नर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, क्या पावर्स होती हैं, इमरजेंसी क्या होती है। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। लॉ इज नॉट अ थ्योरी, लॉ इज अ प्योरली प्रैक्टिकल पेपर, प्रोवाइडेड आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। इट्स नॉट अ प्लेन इंग्लिश, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर। और अब आपने अगर ज्वाइन कर ही लिया है सीएस, जब आपने सीएस ज्वाइन कर ही लिया है तो अब तो आप समझ लीजिए कि अब आपको इसको एंजॉय करना है। और अगर आप लॉ को एंजॉय नहीं करोगे
तो फिर क्या करोगे, क्या कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। आगे जो मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी, अगला टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, विजन रिफ्लेक्टेड इन प्रियम्बल। अच्छा बताओ, हमारे देश के प्रियम्बल में क्या आपको विजन नजर आता है? क्या चाहता है हमारा देश का संविधान कि हमारा देश किस दिशा में जाए, किस दिशा में जाना चाहता है? बेटा आपने एक चीज सुनी होगी, शायद आपने एक मूवी देखी हो, अगर आप मूवी देखते हो थोड़ी बहुत। देखिए, आपने नमस्ते लंदन मूवी देखी है? नमस्ते लंदन, बहुत अच्छा डायलॉग जो वहां पे डिलीवर करते हैं अक्षय कुमार, बड़ा ही अच्छा डायलॉग लगता है। पता नहीं आपको याद है नहीं, एट द एंड ऑफ द मूवी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डायलॉग एंड वेरी इंप्रेसिव डायलॉग डिलीवर्ड बाय अक्षय कुमार। किसी को याद है वो क्या डायलॉग था? कोई बच्चा क्लास में बता दो, किसी को भी अगर याद हो तो। कोई बोलना चाहेगा? कोई भी XYZ स्टूडेंट? मैम नमस्ते लंदन मूवी भी है। हाँ बेटा, बहुत अच्छी मूवी है, आपने देखी नहीं है तो इसका मतलब मूवी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी को भी याद हो? कुछ थोड़ा बहुत याद हो? नहीं याद है। विजन की बात बता रही हूं, थोड़ा सा कनेक्ट करना चाह रही हूं कि हमारा देश एक्चुअल में है क्या। देखिए, हमारे देश में जो लोगों को वर्शिप किया जाता है, लोगों को सम्मान दिया जाता है, बचपन से एथिकली हमें सिखाया जाता है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और जो सम्मान करने का हमारा तरीका है वो 5000 साल पुरानी सभ्यता से आया, जो कि हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। और आज हमारे देश की इस प्रथा को आगे बढ़ाया जा रहा है, और बड़े बड़े देश, बड़े बड़े कंट्रीज जो बहुत स्ट्रांग हैं वो भी इसको फॉलो कर रही हैं। बड़ा अच्छा लगता है इसको देख के। तो हमारे देश के अंदर हाथ जोड़ के अपने से बड़ों को सम्मान दिया जाता है, पहली बात। दूसरी चीज, ये 5000 साल पुरानी हमारे देश के अंदर सभ्यता है। उसी के साथ साथ एक अदर कंट्री की लेडीज हमारे देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए डिक्लेयर हो जाती हैं, लेकिन वो अपनी कुर्सी छोड़ देती हैं एक सिख व्यक्ति के लिए। और वही सिख प्राइम मिनिस्टर एक मुस्लिम राष्ट्रपति से शपथ लेते हैं। उस देश में, जिस देश में 80% पॉपुलेशन हिंदू है। आप अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें, फॉरेन लैंग्वेज की बात करें, हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा बोली जाती है। और हमारे देश के अंदर बच्चों की सबसे पहला पॉइंट होता है, जो इंप्रेस करने वाला होता है, कि अच्छी लैंग्वेज बोले। उसी के साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश भाषा है वो संस्कृत शब्दों से ली गई है, जैसे कि मातृ से मदर, भ्रात से भ्राता, त्रिकोण नीति से ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इंग्लिश के कहां से लिए गए हैं? संस्कृत से लिए गए हैं। डिफरेंट लैंग्वेज में हमारे देश के अंदर अखबार, मैगजीन्स छपती हैं, जो करोड़ों लोग उसे पढ़ते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर की अगर हम बात करें, टैलेंट की हम बात करें, सिर्फ 2 मुल्कों से पीछे हैं। हमारे देश की सेना एक ताकतवर सेना मानी जाती है, फिर भी हम लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है, और ये पूरी रिफ्लेक्ट हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, प्रीएम्बल के अंदर। आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय द डायलॉग डिलीवरी ऑफ अक्षय कुमार एंड जिन्होंने भी लिखा है। तो विजन जो रिफ्लेक्ट करता है, वो यही रिफ्लेक्ट करता है कि हमें देश को आगे लेके जाना है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास। देखिए, द विजन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स प्रीएम्बल। एक्सप्रेस द आइडियल्स मीन्स व्हाट? आदर्शों। एंड एस्पिरेशन मीन्स आकांक्षा of a renaissance becoming active or popular again in India. Independence emerging out of long period of foreign domination and oppression. Oppression means होता है उत्पीड़न। हमारा देश एक बहुत अरसे तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, बहुत उत्पीड़न, बहुत प्रॉब्लम, बहुत यातना झेलने के बाद हमारा देश आजाद हुआ। कठोरता से स्ट्रगल टू रिबॉर्न इनटू अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड होप। फिर हमारा देश कहीं ना कहीं एक नए देश के रूप में उभरा। बहुत लंबे अरसे तक अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद हमारा देश आगे बढ़ा, और आज हम एक अच्छे मुकाम पे जा रहे हैं।
तो देखिए ये था बेसिक। आप अपनी बुक देखोगे ना लीगल एप्टीट्यूड, तो उसको मैंने मॉडिफाई मतलब अच्छे वर्ड्स फोन साइज क्लियर करके ये डाल रखा है। अब देखो ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैम अब फिर बेसिक आ गया बिल्कुल। ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स विच इज टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। येस और नो, जो हमारे देश की सरकार क्या करती है, फॉलो करती है। अपार्ट फ्रॉम डीलिंग स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल प्रोविजन है सिटीजन के राइट के एंड अदर पर्सन, मैंने बोला था ना पर्सन वर्ड यूज होगा। entrenched provisions principle to be followed by state governance of country labeled as directive principles of state policy। क्रक्स बता दीजिए मैम, इंग्लिश नहीं, सिंपल सी बात बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे देश को कैसे आगे बढ़ना है वो है, उसी के साथ हमारी सरकार की पावर्स क्या है, उसी के साथ साथ हमारे देश के सिटीजन और पीपल के फंडामेंटल राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, और स्टेट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, इन सब के ओर डिस्कस करता है। और हमारा देश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इफेक्टिव डेट है 26 जनवरी एंड द ईयर इज 1950। अप्रॉक्सीमेटली 70 साल हो चुके हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को पिक्चर में आए हुए, इफेक्टिव हुए। इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अब हम अगले पॉइंट्स पब्लिक ऑथोरिटीज एंड ऑल दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया, चलो थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ, मैंने पढ़ा दिया वैसे। ऑल पब्लिक ऑथोरिटीज, जैसे कि मैंने बताया कि 3 थी, कौन कौन? मैम नहीं बताया है बेटा, अभी तो बताया मैंने आपको याद नहीं है शायद। यही आगे डिस्कस करना है, क्या क्या? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। देखिए यही बातें हुई हैं। ऑल पब्लिक ऑथोरिटी, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियली डिराइव देयर पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बताओ कहां से इनको पावर्स दी जाती है? कॉन्स्टिट्यूशन, विच टर्न डिराइव इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम दी पीपल। इट मीन्स ये जो अपनी पावर डिराइव करते हैं, ये भी कहां से डिराइव करते हैं? दैट इज फ्रॉम अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गॉट द पॉइंट? उसी के साथ साथ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या एम्स है, वैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किए स्टार्टिंग में ही, और हम अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो था किसके लिए? CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ओके, चलिए, थैंक यू।